और सबसे पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उससे पहले आप जान लो थोड़ा सा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पहले डाल्टन पहला पर्सन नहीं था जिसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उससे पहले भी लोग आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर तो एटॉमिक थ्योरी पता है कब से चल रही है, लगभग लगभग 500 बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ये है कि जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसे हम जीरो मानते हैं, उससे भी 500 साल पहले हमारे यहाँ पर एक थे महर्षि कनंद। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को पोस्टुलेट करा था, उसको बताया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उन्होंने कहा था इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हम एक सूक्ष्म परमाणु पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने ही नाम दिया था परमाणु। उन्होंने कहा था कि हम परमाणु पर पहुंच जाएंगे जिसे और तोड़ा नहीं जा सकेगा। किसने बोला था? महर्षि कनंद ने। कब बोला था? जीरो से भी 500 साल पहले, यानी कि अगर आज चल रहा है 2300 साल, 2300 साल ना, हाँ 2023, सॉरी 2300 साल नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, हाँ 2023वां साल चल रहा है। तो आज से लगभग लगभग 2523 साल पहले उन्होंने इसके बारे में बता दिया था। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कब आई थी वो आप अभी देख ही लोगे कितनी बाद में ही है। तो 500 साल पहले 500 बीसी के अंदर महर्षि कनंद ने बता दिया था कि अगर आप किसी मैटर यानी कि पदार्थ को तोड़ते चले जाओगे तो आप एक ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल के पास पहुंच जाओगे जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उसी को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। उसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर थे उसी टाइम के आसपास ही थे, ये पकुधा कात्याम, ठीक है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिएट करेक्टली, इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन। और उन्होंने इनकी बात को और ज्यादा इलेबोरेट करा था और कहा था कि ये जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं जिन्होंने जिसको उन्होंने परमाणु कहा था, वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइन फॉर्म में, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। तो उन्होंने देखो साफ बता दिया। हमारे दो ऋषि आए, एक का नाम था पकुदा कात्याम और एक का नाम था महर्षि कनंद। महर्षि कनंद ने बताया कि परमाणु के बारे में, और उसके बाद इसी को आगे बोला कि जो परमाणु होते हैं ये कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं किसी भी मैटर के अंदर। मैटर मतलब कि पदार्थ के अंदर किसी भी, ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर के पाए जाते हैं। इसी टाइम पर एक और व्यक्ति था डेमोक्रिटस। ये कहाँ पर था भाई? तो ग्रीक फिलोसोफर था ये। इसने भी कहा था कि जो जितने भी मैटर होते हैं वो वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको उन्होंने एटम का नाम दिया था। ठीक है, डेमोक्रिटस ने ही एटम बोला था। तो परमाणु जो आज हम हिंदी में बोलते हैं एटम को, वो नाम दिया गया था महर्षि कनंद के द्वारा। और इसी के अंदर बोला गया था कि एटम्स कंबाइन भी होते हैं पकुदा कात्याम के द्वारा, और डेमोक्रिटस ने एटम का नाम दिया था। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन भाई हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें पढ़ना पड़ेगा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो कि लगभग 1800 में आई है, 1808 में। और जबकि हम कब पढ़ चुके हैं, है ना, इंडिया के अंदर बहुत पहले से है भाई हम। हालांकि ब्रिटिश लोग आकर के कहते थे कि हम तुम्हें एजुकेट करने आए हैं। ये कहाँ से एजुकेट करेंगे भाई, जब छोड़ो फिर ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हम एजुकेट, हम बहुत एजुकेटेड थे पहले से ही। ठीक है, तो 1808 के अंदर बेटा डाल्टन ने एक पब्लिश करा अपना अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच प्रपोज द फॉलोइंग। और इस पब्लिश के अंदर उसने बताया, उसने मतलब डाल्टन ने बताया कि ना तीन चार चीजें बोली। उसने कहा कि दुनिया में जो भी मैटर होता है वो इनडिविजिबल एटम से मिलकर के बना होता है। दुनिया में जो भी मैटर होता है, उसने चार बातें बोली थी, चारों की चारों आपको याद होनी चाहिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके अंदर दी गई थी? तो आंसर है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इसके अंदर पब्लिश करी थी उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी। किसने? तो बेटा डाल्टन ने। और ये पब्लिश कब हुई है? तो 1808 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट था कि सारे के सारे मैटर किससे मिलकर बने होंगे? एटम से मिलकर के बने होंगे। उसके बाद बोला गया कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा कि अगर बेटा एक आयरन का एटम है, वो यहाँ पर है इंडिया में, और एक आयरन का एटम है वो है भाई आपका यूएसए के अंदर, तो दोनों सेम ही एलिमेंट है, इसलिए सेम एलिमेंट के दो एटम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बेटा आइडेंटिकल होंगी, इंक्लूडिंग
आइडेंटिकल मास, मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी इक्वल होगी, इनके मासेस भी इक्वल होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आयरन का एटम कहीं पर भी पाए जाते हैं, दो एटम आयरन के, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन उन्होंने कहा अगर बेटा एक एटम यहाँ पर है, एक जस्ट इसके बगल में है, और ये आयरन का एटम है और ये मान लो मैग्नीशियम का एटम है, तो दो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे इनके बेटा क्या होगी, प्रॉपर्टी अलग होगी, इनके मासेस भी अलग होंगे। मतलब आयरन का मास अलग होगा, मैग्नीशियम का मास अलग होगा, हालांकि एक दूसरे के अगल बगल में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इनका मास और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। ऐसा बोला गया डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तीसरी उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो कंबाइन होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे बेटा आपका H2O है, इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब भी मिलेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन वो करेंगे। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो अपने फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं से भी मुंह उठा करके आया और कंबाइन हो गया। और लास्ट उन्होंने कहा जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो और कुछ नहीं बेटा क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं, और कुछ नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं हर केमिकल रिएक्शन के अंदर। ना तो किसी के अंदर एटम कोई खत्म होता है, ना ही किसी रिएक्शन के अंदर कोई नया एटम बनता है, बस एटम एक दूसरे में क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। यानी कि ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल सही सोचा आपने, मास ऑफ, सोचा था ना भाई, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लोग को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर जो फिक्स रेशियो में मिले हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है भाई आपका डिफिनाइट वाले लोग को, ठीक है, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। और बेटा क्या था, हाँ बस यही है, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन को ये एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये बात एक्सप्लेन करते हैं। तो फटाफट से एक बार डाल्टन की थ्योरी के चारों पॉइंट एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला, दुनिया के सारे मैटर किससे मिलकर के बने होंगे बेटा, तो एटम से मिलकर के बने होंगे, ठीक है सर। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, उन्होंने कहा कि अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, तो बेटा वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनका मास भी सेम होगा बिल्कुल। चौथी बात उन्होंने क्या बोली, जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। और चौथी बात उन्होंने बोली क्या, उन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होता, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं। ये आपको चारों की चारों बातें याद रखनी है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अंदर गिवन है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी में खैर नहीं गिवन है, ये सिर्फ जेई और नीट के लिए ही है स्पेशली। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो भाई आइए चलते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स को जानने के लिए। पहला ड्रॉबैक था, उसने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन gases exist in nature as a group of two atoms. This indicates that the smallest unit capable of independent existence is not an atom but a group of atoms. भाई उन्होंने कहा है ना, इस पूरे का मतलब शायद थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं ना, जब वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गई H2, नाइट्रोजन हो गई N2, ऑक्सीजन हो गई O2। हम कह रहे हैं कि अगर नेचर के अंदर जो सिंपलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट करती है वो दो एटम मिलकर के कर रही है, तो यानी कि एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहाँ से हो गई, एटम इंडिपेंडेंट। हमने कहा कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एटम तो सिंगली एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, वो तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो जो डाल्टन की बात थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इसको हम एटम कहते हैं, इसे तो हमें मॉलिक्यूल कहना चाहिए। समझ पाए ना मेरी बात को भाई? देखो, सिंगल एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो एटम इज नॉट आ स्मॉलेस्ट यूनिट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई वो तो फिर मॉलिक्यूल हो गई। तो पहला पोस्टुलेट उनका क्या हो गया? गलत हो गया। उसके अंदर कहा कि भाई आज हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि एटम आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग किया जा सकता है। तो यानी कि ये वाली बात भी गलत हो गई उनकी। आगे बोला गया डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, हमें आइसोटॉप जब डिस्कवर हुए तो पता चला। अभी देखो हमने उन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बोला था, अगर एक आयरन यहाँ है, एक आयरन इंडिया में, एक एटम आयरन का इंडिया में है और एक आयरन का एटम यूएसए के अंदर है, तो ये दोनों सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन भाई एक आयरन इंडिया के अंदर है और उसी के बगल में एक और आयरन का एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट हो सकता है, जिसको आप क्या बोलते हो? आइसोटॉप्स बोलते हो। इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी, यानी कि आइसोटॉप वाले केस के लिए सेम एलिमेंट के दो एटम की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? डिफरेंट हो चुकी है। उन्होंने बोला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन सब्सटेंसेस ऑल कंटेनिंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शुड डिफर इन देयर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल देखो भाई, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि ना देखो, अगर ये एक मेटल है, इसके अंदर जो जितने भी एटम है वो सारे सेम ही है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इससे जो मैटर बनेगा उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो रही है। कैसे भाई? देखो, कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है, उसमें भी सिर्फ कार्बन है, डायमंड में भी सिर्फ कार्बन है, तो सारे ही एटम सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट हो रही है भाई? इनकी प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि ऑल जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो सेम प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं? डिफरेंट हो रही हैं। तो ये 4 ड्रॉबैक थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।